नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। 3 बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी विशेष नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान को कैसे आईना दिखाया। कहा आपके मुल्क में मुंबई के गुनहगार हैं, और बड़ी तालियां आज उनके लिए बनाई जा रही है। वाह जावेद साहब, वाह के नारे लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब जावेद जी ने हिंदुस्तान के लोगों की बात रखी तो उस पर वाहवाही, और जब अपने हिंदुस्तान में ही अपने लोगों के बारे में कुछ बात कहते हैं तो उन्हें कहा जाता है जाइए पाकिस्तान, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ 5 दिन बीत चुके हैं भिवानी हत्याकांड में, अभी तक मोनू मानेसर फरार है। और देखिए, फरार तो है ही, एक आरोपी के पक्ष में महापंचायत भी हो रही है। हम नहीं कह रहे मोनू मानेसर गुनाहगार है, हम कह रहे हैं वो आरोपी है, और आरोपी को पुलिस के सामने तो आना ही चाहिए ना। उसे बचाने के लिए पहले से ही ये लामबंदी क्यों? फिर बात करेंगे दूध, घी और मक्खन के लगातार बढ़ते दामों पर। इस पर क्या कहना है सरकार का? आपके ऊपर महंगाई की जो मार पड़ रही है उस खबर पर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मशहूर गीतकार, फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत जावेद अख्तर से। जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे हुए थे। 5 साल बाद वहां पर पाकिस्तान में फैज फेस्टिवल जो है 2023 का लाहौर में हो रहा था, वहां पर उनको निमंत्रण मिला, पहुंचे वहां पर जावेद साहब। और वहीं पर लाहौर में पाकिस्तान के दिल में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान को, हर भारतीय की जो एक आवाज है, जो गुस्सा है पाकिस्तान के पनपे आतंकवाद को लेकर, वो वहीं पे उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान को बताया। पाकिस्तान को कहें तो खरी खोटी सुनाई और आईना भी दिखाया। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि 26/11 के हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारे शहर में हमला करने वाले नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में रहते हैं, आपके मुल्क में घूम रहे हैं। उन्होंने 2 टूक बात कही, हर हिंदुस्तानी के दिल की उन्होंने बात कही, और यह भी कहा कि अगर हिंदुस्तान के लोग इसकी उन्हें टीस है, इसका गुस्सा है, तो आपको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको सुनवाते हैं जावेद साहब का वो बयान जो इस वक्त बिल्कुल वायरल है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहां का कोई टेलीविजन नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो पाकिस्तान में ही बैठ के उन्होंने पाकिस्तान को कैसे आईना दिखाया, और आज सोशल मीडिया पे वायरल है। सब लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए, जो आज जावेद अख्तर साहब ने कहा है, एक बात अपने देश के लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं आज, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान को उन्होंने ठोका, कुछ कह दिया, पाकिस्तान को वहां आईना दिखाया, तो वाह जावेद साहब वाह। और जब भारत को, अपने ही देश में उन्हें कुछ लगा और उन्होंने टोका, तो आ जावेद साहब, पाकिस्तान चले जाए जावेद साहब, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं जावेद साहब। सोचना पड़ेगा हमें, एक इंटेलेक्चुअल हैं, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, देश के, मुल्क के अपनी बात रख रहे हैं, तो मुल्क में भी अगर उन्हें कोई चिंता है तो उसको भी अपनी बात रख रहे हैं, उसे भी हमें अपने सर हाथों पे लेना चाहिए, सोचना उसके बारे में चाहिए। और ये मैं कह क्यों रहा हूं, जरा कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूं। 2020 में जावेद अख्तर साहब ने दिल्ली में जो दंगे हुए थे, हिंसा जो हुई थी, उस पर उन्होंने बोला। हिंसा में कई लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ एक घर सील किया, दुर्भाग्य से उसका नाम ताहिर है। तब
जावेद अख्तर साहब पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। उन्हें बताया गया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, स्लीपर सेल का ओहदा इन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री पर उन्होंने एक बार एक टिप्पणी की तो नरोत्तम मिश्रा जो हैं मध्य प्रदेश के मंत्री, अक्सर आहत मंत्री उन्हें कहता हूं मैं, आहत मंत्री साहब ने तो आके ये तक कह दिया कि देखिए ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सेनाध्यक्ष है, उसी गैंग के मेंबर है। तब इनको देश तोड़ने वाला बताया गया था। 2019 में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर जावेद अख्तर साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बुर्के पर जो प्रतिबंध है तो घूंघट पे भी ऐसा ही प्रतिबंध होना चाहिए। तब भी जावेद अख्तर की काफी आलोचना हुई थी। एक मशहूर अदाकारा है कंगना रनौत, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर साहब के खिलाफ बोला और उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने उस इंटरव्यू के बाद 2020 में उनके ऊपर मानहानि का दावा भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने उनके ऊपर ठेस पहुंचाई। अब जो पाकिस्तान पर जावेद अख्तर साहब का ट्वीट आया है तो कंगना रनौत जी ने बिल्कुल रंग बदलते हुए कहा, जय हिंद, जावेद साहब घर में घुसकर मारा। ये जो कुछ मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता था कि किसी भी व्यक्ति की बात को अपने एजेंडे के हिसाब से सूट करती है तो उसकी तारीफ, सूट नहीं करती तो वो देशद्रोही, उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसको भेज दीजिए यहां से, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये जो नैरेटिव है ना, ये भी बंद होना चाहिए। अगर उन्होंने हर हिंदुस्तानी की बात पाकिस्तान में बैठ के कही तो हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिन्हें आपत्ति होगी बहुत चीजों से। उन्होंने अगर वो बात कही है तो उसमें कम से कम उनके ऊपर गद्दारी का लेबल लगाना कहीं से भी जायज नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी अहम खबर की। दूसरी जो अहम खबर, लगातार उस पर हमारा फोकस है। कल भी हमने इस पे बात करी थी। कल हम पूछ रहे थे कहां है मोनू मानेसर, काफी लोगों ने उसको पसंद भी किया। लेकिन आज ये जो हुआ है ना, ये फिर से थोड़ा शर्मसार करने वाला है। हरियाणा के लिए शर्मसार करने वाला जरूर है। एक आरोपी के पक्ष में महापंचायत चल रही है, धमकियां दी जा रही हैं, सड़कों को रोका जा रहा है कि टांगे तोड़ देंगे अगर मोनू मानेसर को कोई पकड़ने आया तो। क्यों तोड़ देंगे टांगे? यह देश कानून से चलता है। अगर उसके ऊपर कोई आरोप है तो पुलिस के सामने जाए, अपनी बात रखे और फिर जैसे हमेशा पॉलिटिकल पार्टी कहती है अगर कुछ नहीं किया है, पाक साफ हो तो अदालत छोड़ देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हरियाणा के भिवानी में जुनैद नासिर जो हत्याकांड है उसके मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस हर जगह तलाश कर रही है। उधर दूसरी तरफ मोनू मानेसर, अब उसके समर्थन में हरियाणा में, जैसे मैंने बताया, मानेसर में एक महापंचायत कर दी गई। इस महापंचायत में लोगों ने हिस्सा लिया और दरअसल लोग मोनू मानेसर के समर्थक में वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा ये तो गौ रक्षक है जी, और उसका समर्थन करते हुए एफआईआर रद्द करने तक की मांग कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए क्योंकि वो हमारा लड़का है, वो गौरक्षक, हम उसे मानते हैं, तो इसलिए एफआईआर ही खत्म कर दीजिए, उस पर जांच भी मत कीजिए। इन लोगों ने सड़क को जाम किया और नारेबाजी भी की। बता दें कि मोनू मानेसर इससे पहले भी कई आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरीके का संरक्षण एक आपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को दिया जा रहा है। एक धर्म के नाम पर इस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा सुन लीजिए। फैसला देखो सरदारी का यही था कि मोनू नाजायज फंस रहा है और उसको सरकार नाजायज, राजस्थान सरकार नाजायज फंसा रही है और हरियाणा सरकार, इनके खिलाफ ही महापंचायत हुई है। इसमें आज फैसला लिया जा रहा था कि मोनू के खिलाफ अगर 2 एफआईआर रोज हुई है उसको हटाया जाए। एफआईआर हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है मोनू मानेसर को। जो वो कह रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य है। अगर वो गौरक्षक है तो गौरक्षक है, उसने कुछ नहीं किया तो नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही क्या है? मोनू मानेसर के समर्थन में जो प्रदर्शन करने लोग पहुंचे थे, राजस्थान सरकार कह रहे हैं उन्हें फंसा रही है। हमारे सहयोगी जो हैं सौरभ, उन्होंने पंचायत के आयोजकों से बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त मानेसर में हैं। मानेसर में यहाँ पर एक हिंदू महापंचायत आयोजित की गई जिसमें जुनैद और नासिर के हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पर महापंचायत की गई और कुछ निर्णय लिए गए। इस पर बात करने के लिए इसके आयोजकों में से एक कुलभूषण जी हमारे साथ है। कुलभूषण जी, अपना पहले परिचय दीजिए हमें। कुलभूषण भारद्वाज, मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ, भारत एसोसिएशन गुरुग्राम का प्रधान रहा हूँ। कुलभूषण जी, इस महापंचायत को आपने क्यों आयोजित किया? ये महापंचायत जो आयोजित की गई है वो इसलिए की गई है कि जो झूठी एफआईआर मोनू मानेसर के खिलाफ की गई घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं। इस प्रकार का कुकृत्य नहीं होना चाहिए
चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप झूठे एफआईआर के इंटरेस्ट क्या है, आप देखिए कि किस प्रकार से केवल इसलिए बदले की भावना से कि मोनू मानेसर को फंसाया जाए। क्यों? क्योंकि मोनू मानेसर कानून के दायरे में रह के यहाँ गौमाता की रक्षा करता है। मोनू मानेसर की जो टीम है वो कानून के दायरे में रह के यहाँ पर गौमाता की रक्षा करती है। और जो बीफ माफिया है, ये सब उनका कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र है कि उनके टारगेट पर मोनू मानेसर उनकी टीम है, ताकि वो गो तस्करी कर सकें और जो उनका व्यापार है फले फूले। अब आगे क्या करेंगे आप लोगों का? अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम जैसा महापंचायत ने तय किया है कि इसकी सीबीआई जांच हो, सबसे पहली बात। और मोनू मानेसर सहित जितने भी और साथी हैं उनको निर्दोष हैं, उनको ना फंसाया जाए। भाई आप जांच कीजिए, आप लोकेशन देखिए, आजकल तो जमाना है ऐसा जो है ट्रैक हो जाते हैं, 1 मिनट में पता लग जाएगा। और मोनू भाई हमारा जो होटल के अंदर है, हम खुद कह रहे हैं फुटेज देखो हमारी, भाई हमारी लोकेशन देखो, तो वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करेंगे। अगला आप लोग कहीं महापंचायत करने वाले हैं या फिर इसके बाद आगे? कल हमारी हथीन के अंदर महापंचायत है, वो चलती रहेगी जी। और हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं समस्त बिरादरी से, समस्त समुदाय से, हम तो मुस्लिम समाज का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो भी आए। उनको पता लगना चाहिए कि उनके समाज के अंदर किस प्रकार के भेड़िए गौ माता की हत्या करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। ठीक है। तो कुलभूषण जी बता रहे हैं कि एक और महापंचायत ऑर्गेनाइज की जाएगी, ऐसी और महापंचायतें ऑर्गेनाइज की जाएंगी मोनू मानेसर के समर्थन में। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मानेसर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और करी जाएंगी, भेड़िए हैं दूसरे धर्म के अंदर, लेकिन जांच नहीं होनी चाहिए। आरोप अगर लगा है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर उल्टा होता तो कहते बिना जांच के कैसे छोड़ दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये मोनू मानेसर हैं तो इसलिए हिंदू महापंचायत करके आप कहिए, इस तरह की आवाज उठाइए, सड़कें रोकिए। इस केस का जो अभी का लेटेस्ट, इस केस के अंदर कुछ खुलासे भी हुए हैं, कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हरियाणा पुलिस जो है उसकी भूमिका पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, कैसे मुखबिर बताकर इन लोगों का संरक्षण हरियाणा पुलिस कर रही थी, उसके ऊपर भी कुछ खुलासे हुए, वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा पुलिस के लिए मुखबरी करते थे 3 आरोपी जिनका नाम अभी तक लिया गया है। इनमें पुलिस में मुखबरी करने वाले थे रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत। छापों जब पुलिस मारती थी छापे, तो इन तीनों को अपने साथ पुलिस लेके जाती थी विटनेस के तौर पर, मुखबिर के तौर पर। एनडीटीवी के पास गौ तस्करी के केस से जुड़ी हुई 4 एफआईआर की कॉपी है। इन चारों एफआईआर में हरियाणा पुलिस ने इन आरोपियों को अपना मुखबिर बताया है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से इन्हें संरक्षण मिल रहा था। चारों एफआईआर हरियाणा के मेवात के फिरोजपुर जिरका थाने की हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आरोप यह भी लगा है कि बुरी तरह से घायल जुनैद और नासिर को इसी फिरोजपुर जिरका थाने में लेके जाया गया था। अपहरण के बाद जब इनको पीटा गया, अधमरा कर दिया गया, तो इसी थाने में इन्हें लेके गए थे, जहां पर पुलिस वालों ने ना तो आरोपियों को पकड़ा, ना इनको अस्पताल लेके गए, बल्कि इनको वहां से भगा दिया कि इनको ले जाओ, यहां से राजस्थान ले जाओ इनको। वहां पर घायल नासिर और जुनैद जो हैं, वहां से उन्हें जाने के लिए कहा गया। उसके बाद उनकी जान चली गई और उनके जले हुए शव गाड़ी में मिले। अब पुलिस के ऊपर क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि आप इन लोगों को जानते थे, कैसे आपने इन्हें छोड़ दिया? एक अहम सबूत यह भी सामने आया है कि जो अपहरण के बाद आरोपी हैं रिंकू और लोकेश, जिरका थाने में इन्होंने फोन करके बात की थी, बताया था कि हमने इन्हें पकड़ लिया है। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये जो चल रहा है लोहारू में 5:30 बजे जा रहे हैं ये जुनैद और नासिर, जिनको पकड़ के मार दिया गया, बुलेरो में इनकी लाश बरामद हुई। इस आदमी के ऊपर, ये है वो मोनू मानेसर। कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज फिर बता रहा हूं, यही है वो मोनू मानेसर। इस तरह से हथियारों को रखकर अपनी गुंडागर्दी, ताकत, दादागिरी दिखा रहा है। पीछे आदमी हथियार लिए बैठे हुए हैं। इसको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। इसके ऊपर आरोप है। अगर ये इतना ही पाक साफ आदमी है तो क्यों पुलिस से बचता फिर रहा है? जाए अदालत में, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, बच जाएगा। लेकिन पंचायतें की जाएंगी, दबाव डाले जाएंगे, जिससे कि ऐसे व्यक्ति संरक्षण के साथ अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी इसी तरह जारी रखे। इन दोनों का चेहरा याद रखिएगा। ये 2 लड़के हैं जिनको जलाकर मार दिया गया था। अगर ये गौ तस्कर थे भी तो भी क्या कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनको इस तरह की सजा देने का हक किसी को भी था? यह सवाल हम सबको पूछना होगा। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे जुड़ी हुई एक और कहानी आपको बताएंगे। दूध और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम कैसे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी जेब कैसे कटती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, वापस आ रहे हैं बड़ी खबर में। दूध, घी, मक्खन, लगातार ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं ना आप, देखकर कई सारे लोगों को इस समय चाय दूध कुछ पीने का मन जरूर कर रहा होगा, लेकिन उसके जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 20 सालों में पहली बार दूध की जो महंगाई दर है वो सामान्य महंगाई दर से ऊपर जा चुकी है। दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर कर क्या रही है, देखिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। दूध के दाम बीते 1 साल के भीतर 10 रुपए बढ़ गए हैं। इसका असर मक्खन और घी पर भी पड़ा है। दूध की महंगाई दर जहां इस वक्त करीब 5% है, वहीं मक्खन और घी के दाम 18% तक बढ़े हैं। इसी के चलते देश भर की दूध कंपनियों और फेडरेशन के साथ एक बैठक करके सरकार दूध की कीमतों को स्थिर करने में जुटी है। हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि दूध की खरीद 2.5% घटी है, जबकि मांग 10% बढ़ी है। हमारा फ्लश सीजन अभी चल रहा है और ओवरऑल प्रोक्योरमेंट जो कोऑपरेटिव सेक्टर कर रहा है उसमें ज़्यादा कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है, करीब 2.5% का डिक्लाइन है। लेकिन जो डिमांड है, जो उनका सेल है, वो करीब 10% बढ़ा है और वो मुख्य कारण है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर मिल्क में लोगों को दिख रहा है। हालांकि पशुपालन मंत्रालय दूध की खरीद कम होने को मौसमी बता रहा है। मंत्रालय का मानना है कि दूध के दाम 2 वजह से बढ़े हैं। कोविड के दौरान दूध काफी सस्ता बिका, जिससे मांग और आपूर्ति की चेन प्रभावित हुई। दूसरा कारण यह है कि हाल के दिनों में चारा करीब 25% तक महंगा हुआ है। कोविड के समय जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे डेयरी सेक्टर में वो कम हो गए थे, क्योंकि उस टाइम में एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन आ गया था ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। अब कोविड के बाद जो ओपनिंग हुई उसके दौरान काफ़ी डिमांड बढ़ी और सप्लाई उस लेवल तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। उसके मेन कारण 2 हैं। एक तो फॉडर प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और दूसरा आपको मालूम होगा कि जो भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर है ये एक यूनिक सेक्टर है जिसमें कंज्यूमर प्राइस का 70% फार्मर्स को जाता है। बाकी अगर हम ग्लोबली देखें विश्व में 30 to 40% से ज़्यादा नहीं जाता है फार्मर्स को। पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए अब सरकार चारे की खेती का रकबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि दूध महंगा होने से रोका जा सके। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो इंतजार कीजिए कब चारे की खेती हो पाएगी, ज्यादा पशुपालकों को कम सस्ता चारा मिलेगा और फिर दूध के दाम कम होंगे। तब तक ऐसी महंगाई झेलते रहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है एनडीटीवी पर। आपसे होगी कल मुलाकात। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।